हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में। आई एम श्योर आपने ये टर्म कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है, वॉशिंगटन कंसेंसस। सो आज हम इस वर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और ये हमें क्या बताता है, इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, किसके लिए बताया जा रहा है, ये हम आज वीडियो में देखेंगे। सो वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो एक सेट ऑफ 10 प्रिंसिपल्स है, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सजेस्ट की जा रही हैं, एडवाइस की जा रही हैं, ताकि जो उनकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके। और ये आइडिया डेवलप हुआ था इन द ईयर 1980s एंड 1990s, जो कि डेवलप हुआ था बाय 3 इंस्टीट्यूशन जो वॉशिंगटन में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था वॉशिंगटन कंसेंसस, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था टू डेवलप दीज प्रिंसिपल्स वो सिचुएटेड थी वॉशिंगटन डीसी में। एंड वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ये जो टर्म है ये दिया था जॉन विलियमसन ने इन द ईयर 1989 एंड यहाँ से डेवलप होता है आपका वॉशिंगटन कंसेंसस। अब हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये डेवलप हुआ था। सो हमने ये देखा है कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो टर्म दिया था इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने इन द ईयर 1989, और ये सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस है, एक सजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली लैटिन अमेरिका के लिए, कि वो ये फॉलो करके अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सके। सो क्या हुआ था लैटिन अमेरिका में जिसकी वजह से उनको इसकी ज़रूरत पड़ी, इन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी। सो हुआ ये कि इन द ईयर ऑफ 1980s एंड 1990s लैटिन अमेरिका जो है वो एक डेट क्राइसिस में चली गई थी। एंड क्यों चली गई थी? बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर सिस्टम। सी, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी ऑल नो, और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं US डॉलर में। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑयल प्राइसेस जो थे वो स्काई रॉकेट कर गए थे। एंड बिकॉज वो ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थी, जो अरब कंट्रीज़ थी, जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ऑफ ऑयल, उनके पास बहुत ज़्यादा डॉलर हो गया था। एंड वो डॉलर उन्होंने डिपॉजिट किया था इन द US। एंड सिंस US के पास अब इतना ज़्यादा डॉलर हो गया था, तो वो उस मनी को यूज़ करना चाहते थे टू मेक द, जो बैंक्स थे वहाँ पर वो उस मनी को यूज़ करना चाहते थे टू गेन प्रॉफिट, जिसकी वजह से वो लोन देना चाहते थे लोगों को, जो कंट्रीज़ हैं और स्टेट्स हैं उनको लोन देने के लिए ईगर थे। एंड उस टाइम पर जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और उनको ज़रूरत थी लोन्स की, उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एंड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, इन सब के लिए लोन की ज़रूरत थी। एंड अमेरिका वॉज रेडी टू गिव देम लोन, और उन्होंने लोन ले लिया था। ठीक है। सो जब उन्होंने लोन लिया था उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत कम थे, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन आने की वजह से उनको इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाने पड़े। और जैसे ही बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जो कंट्रीज़ ने इनसे लोन लिया था वो इंटरेस्ट उनका डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल हो गया था, जिसकी वजह से लोन चुकाने में उनको प्रॉब्लम होने लगी। सो ये था डेट क्राइसिस, जिसकी वजह से जिन कंट्रीज़ ने अमेरिका से डेट लिया था फॉर डेवलपमेंट, उसमें क्राइसिस होने लगे थे। और इस डेट को चुकाने के लिए फिर कंट्रीज़ ने क्या किया, बहुत ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करने लगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो थी वो यहाँ 1000% तक गई थी। एंड आप देख सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन है तो एक इकोनॉमी कोलैप्स की सिचुएशन आ गई थी। एंड इसी की वजह से, इस इकोनॉमी कोलैप्स की वजह से हमने देखा कि मेक्सिको ने फाइनली जाके कह दिया था USA से कि हम जो है आपका लोन अब नहीं चुका पाएंगे, एंड विच बिकेम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसी वजह से ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सामने आते हैं और डिस्कस करते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की बात करते हैं जो कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, और जो ये इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, जो डेट क्राइसिस हो रहा है, उसको इम्प्रूव कर सके। और ये जब कंसेंसस डेवलप हो रहा था उस टाइम में हमने देखा था इमर्जेंस हो रहा था न्यू लिबरल आइडियाज़ का, क्योंकि इस टाइम पर जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे थे। हम देख रहे थे जो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ हैं, दैट इज़ USSR, उसका एक फेलियर दिख रहा था हमें, क्योंकि USSR जो था वो ऑलरेडी कोलैप्स पे था, उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। सो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ जो थी वो फेल होते हुए दिख रही थी। एंड हम देख पा रहे थे कि मार्केट लेड जो इकोनॉमीज़ हैं वो बेटर कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा चाइना ने
अप रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए थे, स्पेशली इन द ईयर 1978 अंडर डेंग जाओपिंग, जहाँ पर वो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे थे एंड देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट, जिसकी और इस लिबरलाइजेशन की वजह से उनकी इकोनॉमी बेटर करने लगी थी। सो वहाँ ऑलरेडी जो सिस्टम था वो न्यू लिबरल आइडियाज़ को ऑलरेडी प्रमोट कर रहा था और बेटरमेंट देख रहा था। सो जो कंसेंसस था उसने बात की स्टेट लेड डेवलपमेंट को रिमूव करने की, इट्स स्टेट लेड मॉडल्स को रिमूव करने के लिए एंड टू मूव टूवर्ड्स मार्केट लेड इकोनॉमीज़। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ थी उनको फोर्स किया जाने लगा बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, जो कि IMF आपको बताता है, सजेस्ट करता है, कंडीशन लगाता है जब आप IMF से लोन लेते हैं। सो ये स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जो है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो थे वो IMF के द्वारा एज अ कंडीशन पुट किए जाने लगे जब भी कोई कंट्री उससे लोन लेने आती थी, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि जो ये मार्केट लेड इकोनॉमी है वो सब जगह डेवलप हो सके एंड देयर कुड बी अ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होगी सो ये क्राइसिस जो है वो इवेंचुअली ख़त्म हो सके। सो इस बैकग्राउंड में वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो इमर्ज होता है एज 10 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि डेट क्राइसिस में है, जिनकी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो रही थी एंड उनकी इकोनॉमी को इस स्टैग्नेशन से बाहर निकालने के लिए, उनकी इकोनॉमी को इस डेवलपमेंट से बाहर, इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए और एक डेवलपमेंट की रोड पर ले जाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। अब हम बात करते हैं द 10 की प्रिंसिपल्स जो वॉशिंगटन कंसेंसस ने प्रिस्क्राइब किए थे, सजेस्ट किए थे टू मेंटेन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल डिसिप्लिन। दैट इज़ कंट्रीज़ को अपनी फाइनेंस के अपने बजट को बेटर करना चाहिए, उनकी प्लानिंग को बेटर करना चाहिए, ताकि जो फिजिकल डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोरो कर लेते हैं और अपनी GDP के अकॉर्डिंग बोरो नहीं कर पाते, आपकी जितनी इनकम है आप उससे कहीं ज़्यादा जब बोरो कर रहे हैं और उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपकी फ़िज़िकल डेफिसिट बढ़ रही है, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने की बात की गई है और कहा गया है कि आप फिजिकल डिसिप्लिन को अपनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में एक्ट है FRBM एक्ट, जो है वो हमारे फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, जहाँ पर फिजिकल डेफिसिट को कम से कम रखने की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है रीऑर्डरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़, और यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो कम कर देनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, सब्सिडीज़ और फ्रीबीज़ इनमें ध्यान नहीं देके इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन पे, प्राइमरी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो इकोनॉमीज़ थी वो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था सब्सिडीज़ पे, वेलफेयर पे और फ्रीबीज़ पे। सो इसका सजेशन ये था कि आप फ्रीबीज़ से मूव करके जो मेन फोकस है उस पर ध्यान दीजिए, जो प्रायोरिटी है आपकी वो होनी चाहिए एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे सो ये जो है ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होता है इन द लॉन्ग रन। इंस्टेड ऑफ सब्सिडीज़ हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जो कि आगे जाके एक एसेट बनेगा। नेक्स्ट बात की गई थी टैक्स रिफॉर्म्स की। सो बात ये की गई थी कि एक ब्रॉडर टैक्स बेस होना चाहिए और मॉडरेट टैक्स रेट्स होने चाहिए। उनका ये कहना था कि आप इतने टैक्स रेट मत कर दीजिए कि जो इंडिविजुअल जो कमा रहा है उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने में जा रही। तो अगर आप ऐसा करेंगे सो लोग जो है वो टैक्स चोरी करने लगेंगे, टैक्स को पेमेंट करने अवॉइड करने लगेंगे, टैक्स देना नहीं चाहेंगे। सो बेटर ये है कि आप उसके बेस को बढ़ाइए, दैट इज़ जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनकी वॉल्यूम को बढ़ाइए, टैक्स को ना बढ़ाइए। सो दैट वाज द मेजर रिफॉर्म जिसमें वो टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। फिर फोर्थ आता है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहाँ पर वो बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट डिटरमाइंड होने चाहिए। अगर उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो वो क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो जैसा मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो फिर से इनस्टेबल हो सकती है। सो वो बात करते हैं आपकी इंटरेस्ट रेट को अकॉर्डिंग टू मार्केट वर्क करने देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट, दैट इज़ आपकी करेंसी की वैल्यू सही है या नहीं, ये आपको मार्केट्स को डिसाइड करने देना चाहिए। अगर मार्केट्स उसको डिसाइड करेंगे तभी जो है सामान
आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही रेट पे जा पाएगा, सही रेट पे बिक पाएगा। एंड ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट रखेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं तो वो मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। एंड जब सिस्टम मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की। इससे पहले जो इकोनॉमीज़ थी वो वर्क कर रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, दैट इज़ वो कोशिश ये करती थी कि सब चीज़ जो है वो उनकी ही कंट्री में बन जाए, इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो ताकि फॉरेन जो रिज़र्व है उनके पास वो सेव हो सके। लेकिन यहाँ पर वो बात करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की, दैट इज़ टैरिफ्स को रिमूव कर देना चाहिए और फ्री ट्रेड को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब फ्री ट्रेड होगी तो एक इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, दैट इज़ आपको एडवांटेज होगा उन चीज़ों का जो कि आपकी कंट्रीज़ में नहीं बन रही, वो आपको कहीं और से सस्ते में मिल जाएंगी। सो इस चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ट्रेड को लिबरलाइज़ करने की बात करते हैं, टैरिफ्स को रिमूव करने की बात करते हैं, कोटा सिस्टम को रिमूव करने की बात करते हैं और फ्री ट्रेड को एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई। सो उनका ये कहना था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंट्री में अलाउ करना चाहिए। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको इतना रेगुलेट किया जाएगा, सो जो कैपिटल नीडेड है डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मुश्किल हो जाएगा आपकी कंट्री में आना। जब आप इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्रीज़ में आने ही नहीं देंगे तो आप डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। सो उनका ये सजेशन था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रीज़ में आने दिया जाए, उनको डेवलप करने दिया जाए, अपनी टेक्नोलॉजीज़, उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको भी आने दिया जाए। इससे जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेज़, और ये कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेटाइज कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली बात काम करती हैं, उनमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और ज़्यादा बेटर तरीके से वो मैनेजमेंट को हैंडल कर पाती हैं। सो जो गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेट ओनरशिप दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आती है बात डीरेगुलेशन की, जहाँ पर वो बात करते हैं कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पेपर वर्क जो है वो कम से कम होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करते हैं, आप ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस लगा देते हैं पहले से कि अगर आपको एक बिज़नेस खोलना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर या फिर आपको इस ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इतना मेहनत टास्क आ जाएगा कि वो नहीं करना चाहेगा। तो उनका ये कहना था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे, एंड जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे तो जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी, जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। एंड लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज़ लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट हो सके। एंड जब प्रॉपर्टी राइट्स को कोई खतरा नहीं होगा तो लोग ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट हो पाएगी। सो दीज वर द 10 प्रिंसिपल्स जो कि बताए हैं वॉशिंगटन कंसेंसस में, जिसमें आता है आपका फ्री मार्केट को फ्री रख देना चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन की बात की जाती है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की, डीरेगुलेशन, एफडीआई को लिबरलाइज करने की बात की जाती है, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट की बात की जाती है, टैक्स को कम करने की बात की जाती है और बेस को बढ़ाने की बात की जाती है, फ्री ट्रेड की बात की जाती है यहाँ पर, और बात की जाती है कि स्टेट के इंटरवेंशन को कम कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि इस आइडिया के बहुत सारे सपोर्टर्स थे एंड बहुत सारे लोग जो थे वो इस आइडिया से डिसएग्री भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्टर्स का क्या कहना था। तो जो वॉशिंगटन आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे वो बेसिकली थे न्यू लिबरल्स, और उनका ये मानना था कि मार्केट के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड जितनी भी सिचुएशंस अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उसको, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट जो है वो केपेबल है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड सिंस मार्केट केपेबल है तो उस मार्केट को ये काम करने देना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो टैक्स रिफॉर्म की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की कंट्रोल बोरोइंग होगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा बेटर डेवलप कर पाएगी। एंड इसी वजह से वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते थे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब ऐसा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर होगी। और टिम वॉर्स्टॉल जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में आफ्टर 1990 वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर मार्केट लेड
इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। एंड जो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ हैं वो अभी इतनी ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि स्टेट लेड सिस्टम हमने फेल होता हुआ देखा था यूएसएसआर के कोलैप्स में। सो उनका ये मानना था कि जो कंट्रीज़ 1990 के बाद ग्रो कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं, वो दिखाती हैं कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है उसकी पॉलिसीज़ सक्सेसफुल हैं। फिर थिंकर है रिकार्डो हॉसमैन, उनका ये मानना है कि वो मार्केट डिटरमाइंड प्राइजेस को और इंसेंटिव्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो वर्क कर रहा है ऑन द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो लोगों से ही आ रहा है। जो लोग एक्चुअली में उनकी जो बिहेवियर है वो क्या मांग रहे हैं सोसाइटी में, क्या मार्केट में चीज़ें मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, तो जब उस बेसिस पे चीज़ें डिसाइड हो रही हैं मार्केट में, तो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ जो है वो नेचुरली अपने आप आएगी, ऐसा इनका कहना था। वॉशिंगटन कंसेंसस के सपोर्टर्स का ये कहना है कि जब हम फिजिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं, तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस जो है वो नहीं डेवलप होती हैं, और ट्रेड लिबरलाइजेशन जैसी सिचुएशन जब होती है तो उससे होता है एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और जब कोई भी इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होगी तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, जैसा कि हमने देखा है चाइना के एग्जांपल में। चाइना आज एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, एंड इसी वजह से हम उसमें एक इतना रैपिड डेवलपमेंट देख पा रहे हैं उसकी इकोनॉमी में। और उनका ये मानना है कि प्राइवेटाइजेशन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्राइवेटली ओन्ड है तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है रादर जब वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी होती है। सो इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते थे, और उनका ये मानना था कि प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में। और ये हम देखते भी हैं कि जो भी सर्विसेज या फिर कोई भी चीज़ अगर हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और दूसरी जगह पर अगर हम स्टेट से लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं या फिर प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बेटर सिचुएशन में मिल रहे हैं और बेटर एफिशिएंसी है, उनकी जो सर्विसिंग क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट लेड सिस्टम्स। स्टेट लेड एंटरप्राइजेज से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं प्राइवेट फर्म्स। नेक्स्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जब एफडीआई कंट्रीज़ में आता है तो वो अपने साथ साथ इन्वेस्टमेंट तो लाता ही है, लेकिन साथ में वो लेके आते हैं टेक्नोलॉजीज़, और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जब वो और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, कोई भी कंपनी अगर बाहर से किसी कंट्री में सेटअप होने आएगी तो वो आपके साथ टेक्नोलॉजी को लाएगी, आपके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी, और साथ में लाएगी कैपिटल जो कि हेल्प करेगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कम करेगा, एंड जो कैपिटल क्रिएट हो रहा है वो बाद में जाके आपके लिए एक असेट बनेगा, एंड इससे जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी यही बताते हैं। एंड जब वो इसलिए और इसी वजह से वो स्टेट के रोल को कम कर रखने की बात करते हैं और मार्केट की रोल को ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मार्केट का रोल जो है वो मॉडर्नाइजेशन एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा एक इकोनॉमी को। बट सभी इससे एग्री करें ऐसा नहीं है। क्रिटिक्स का कहना था कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए नहीं है, बल्कि मार्केट लेड आइडियोलॉजी को सभी कंट्रीज़ में फोर्स करने के लिए है। उनका ये मानना था कि जो ये वॉशिंगटन कंसेंसस है ये कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट का रोल कम हो जाए और मार्केट का रोल बढ़े। सो जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि इसका बेसिक गोल जो है वो गवर्नमेंट की पावर को कम करना है, उसके रोल को कम करना है और मार्केट की इकोनॉमीज़ को बढ़ाना है। मार्केट की जो पावर है उसको एक स्टेट में बढ़ाने के लिए इसको इम्पोज किया जा रहा है इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पर अभी स्टेट इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिटिक्स जो है वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि फ्री ट्रेड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट फ़ायदेमंद हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब जो आज डेवलप्ड नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ आज डेवलप्ड हो चुकी हैं, उन्होंने भी जब डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी आइडियोलॉजी अपनाई थी प्रोटेक्शनिस्ट की। वो भी अपनी कंट्रीज़ में प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते थे, जहाँ अपनी जो उनकी लोकल कंपनीज़ थी, लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, उसको प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम एक्सटर्नल कंपटीशन। सो अगर आज डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो अपने ट्रेड को खोल देंगी, फ्री ट्रेड में इंडल्ज करेंगी, तो उनकी जो कंपनीज़ हैं
जो उनकी लोकल कंपनीज़ हैं, जो उनकी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, वो हार्म होंगी बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन जो बाहर से उनको आ रहा है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जो है वो प्राइमरी एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन के रह जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम द बिग एमएनसीज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वहाँ पर स्टैब्लिश कर ली है। सो क्रिटिक्स का ये कहना है कि इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पहले अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, उनको इतना केपेबल बनाना कि वो बाहर जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड नेशंस की कंट्रीज़ हैं, उनसे कम्पीट कर पाएँ, तभी फ्री ट्रेड में जाने के लिए। क्योंकि जो आज डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, जब डेवलप करना स्टार्ट किया था, जब वो भी डेवलपिंग स्टेज में थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी अपनी कंट्रीज़ को, जो उनकी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वो आज डेवलप हो पाए हैं। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए फ्री ट्रेड बेनिफिशियल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड वो फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है जैसे कि डेवलप नेशंस में है, और वहाँ पर सब्सिडीज़ देना जो है वो लोगों के लिए वो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन सब्सिडीज़ पे किसी की लाइफ डिपेंडेंट है। लोग जो है वो अपना दिन काट रहे हैं बिकॉज ऑफ दो सब्सिडीज़। अगर उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, जो कि इन सब्सिडीज़ की वजह से है। सो ये जो है फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, उनकी एक हंगर को इंक्रीज़ कर रही है। सो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी हो। फर्दर वो एग्जाम्पल देते हैं ब्राज़ील की सक्सेस का इन द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि गवर्नमेंट लेड थी। एंड क्रिटिक्स जो है वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट इस वॉशिंगटन कंसेंसस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन एग्जाम्पल्स को भूल रहे हैं या फिर नेगलेक्ट कर रहे हैं जिनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई है यूजिंग स्टेट लेड इकोनॉमीज़। जो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ थी, जिनमें स्टेट ने इंटरवीन किया है, सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ दिया है, उन कंट्रीज़ ने भी बहुत अच्छा डेवलप किया है। और जो इकोनॉमिस्ट है वो इस चीज़ को भूल रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर। फर्दर अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसिप्लिन करेंगे, कोई भी सब्सिडीज़ नहीं दे रहे हैं, सो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ पर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई है कि वहाँ पर सब लोग डेवलप कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशंस में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वहाँ पर और ज़्यादा गरीबी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ सकती है, इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ सच कट्स, जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। सो क्रिटिक्स का मानना ये है कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ इस चीज़ को फॉलो करें, ये उनके लिए मुश्किल है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो उनकी कंट्रीज़ में हैं। फर्दर वो ये बताते हैं कि जो आईएमएफ का कंडीशनैलिटी है, जो कि आता है एज द जब वो लोन देते हैं, जो उसमें कंडीशंस अटैच करते हैं, स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम्स में जो वो कंडीशंस अटैच करते हैं, उसकी वजह से हेल्थ केयर और एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में जो कट्स हो रहे हैं वो हार्म कर रहा है कॉमन लोगों को, जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतने केपेबल नहीं हो पाए हैं कि वो इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, एंड ये उनको हार्म कर रहा है। एंड जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है इन 2008, वो ये प्रेजेंट करता है, एक एविडेंस है जो ये बताता है कि अगर मार्केट लेड रेगुलेशंस है, अगर मार्केट लेड सिस्टम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डेवलप करेगा। 2008 का क्राइसिस इस बात का प्रूफ है। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द क्रिटिक्स, जो उसके अगेंस्ट बात करते हैं। अब हम देखते हैं आज के टाइम पर वॉशिंगटन कंसेंसस की क्या कंडीशन है। तो अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो आज के टाइम पे डोमिनेंट मॉडल नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो ये फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन की बात करता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सब मार्केट के ऊपर छोड़ रहा था, आज हम उसमें एक फॉल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कंट्रीज़ जो हैं, जो पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे, फ्री ट्रेड की बात करते थे, आज वहाँ पर सभी कंट्रीज़ जो है वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं और स्टेट लेड इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। स्टेट जो है वो स्टेट लेड इकोनॉमीज़ की बात हो रही है। अब फिर से हम स्टेट लेड इकोनॉमीज़ को देखते हैं, जहाँ पर स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। आज जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं नेशनल सिक्योरिटी पे एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे, और मार्केट एफिशिएंसी जो है वो इतनी फोकस में नहीं है। हम
जो पहले हमने इंटरडिपेंडेंस की बात देखी थी, जहाँ पर बात की जाती थी कि फ्री ट्रेड करो, हर चीज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए, उसी की जगह पर आज हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जगह पर डेवलप हो रहा है। उसकी जगह पर आज हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स आ गए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट जैसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जहाँ पर आज वापस से फोकस वही हो रहा है जो हमने पहले देखा था। और जो फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स द ट्रेड, वो आज फ्री ट्रेड की जो तरफ जो पहले पर्सपेक्टिव था वो आज चेंज हो रहा है। आज हम वापस से आइसोलेशनिज़्म की जा रहे हैं, अपनी कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको वापस से प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वही बाय लोकल एंड ऐसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स फ्रेंड शोरिंग, जहाँ पर हम एक कंट्रीज़ में उन कंट्रीज़ में चेंज को डेवलप करना चाहते हैं जो हमारे ट्रस्टेड एलाइज हैं। सो जो ग्लोबलाइजेशन का था, जहाँ पर हम सभी कंट्रीज़ में अपनी स्प्रेड चाहते थे, वो अब शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स फ्रेंड शोरिंग, जहाँ हम अपनी डेवलपमेंट जो है वो उन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं। जो रैपिड प्राइवेटाइजेशन है एंड एक्सेसिव डीरेगुलेशन है, वो आज बहुत ही क्रिटिकली देखा जा रहा है, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी एंड करप्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है बाय प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल टैरिफ्स को नॉन टैरिफ बैरियर्स को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर हम टैरिफ्स को ना यूज़ करते हुए डिफरेंट अदर रेगुलेशंस लगा देते हैं, जैसे कि सैनिटरी मेजर्स जो है उनको यूज़ करते हैं कि आपके सामान की क्वालिटी अच्छी है तो हम उसको नहीं जाने देंगे। फिर हमने EU में देखा है कि वो कार्बन एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर, कि अगर आपकी पॉल्यूशन वाले जो क्लॉजेज हैं वो लगा दिए जाते हैं एज नॉन टैरिफ बैरियर। सो आपसे टैरिफ नहीं लिया जा रहा है, बट कुछ ऐसी कंडीशनैलिटीज़ लगा दी जा रही हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर पहुँचने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो जो पहले जो ट्रेड लिबरलाइजेशन था, वो आज देख रहे हैं कि उसकी जगह प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो इमर्ज होने लगी हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो वीकन हो गया है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है, और जो हमने पहले ग्लोबल सपोर्ट देखा था टूवर्ड न्यू लिबरल, वो वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है रादर दैन ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर हम न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की जो बात थी उसको हम अब उस पर इतना ध्यान नहीं देते हुए हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉशिंगटन कंसेंसस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट section, and do not forget to like, share and subscribe to the channel for more such content.